नमस्कार दोस्तों। तो फिफ्थ चैप्टर हम देख रहे हैं। ये है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट एंड एविक्शन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइसेस बाय द लैंडलॉर्ड। ये आपका टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पढ़ते हैं हम। व्हाट आर द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच टेनेंट कैन बी इविक्टेड फ्रॉम हिज प्रमाइसेस, और एक्सप्लेन इविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। तो आपका सेक्शन 21 आपका जो है टेनेंट को इविक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले डाउन करता है कि इविक्शन के अगेंस्ट क्या क्या आपके प्रोटेक्शन हैं जो टेनेंट को अवेलेबल है। ठीक, तो अगर आप कोई टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्रीड हो, मतलब एंट्री करी हुई है आपने, और जो है टेनेंसी एग्रीमेंट में आप जो है दोनों एग्रीड टर्म्स पे हो, आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट की आप जो है टेनेंसी होल्ड करोगे फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होता है कि आपका जो है ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट जब आपका चल रहा होता है, ठीक, तो आपको कोई भी लैंडलॉर्ड निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? वो अपने विम्स फैंसीज में तो नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए दो कंडीशन ज़रूरी होती हैं। पहले तो आपका एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए निकालने के लिए, यानी कि इफ़ इट इज़ एग्रीड टू इन राइटिंग बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तब आपका एविक्शन हो सकता है। सेकंड, अगर आप जो है किसी भी 21 क्लॉज 2 या 22 की प्रोविज़न के हिसाब से आप जो है कोई भी कृत्य करते हैं, तो उस हिसाब से आप इविक्शन के लिए लायबल हो जाएंगे। ठीक, अब जो है एग्रीमेंट इन राइटिंग तो समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री हो गए तो अलग इविक्शन हो सकता है। तो सेकंड केस है वो आपको जो दे रखा है वो 21 क्लॉज 2 और 22 में दे रखा है, उसको देखते हैं हम। तो मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड ने आपका प्रेमाइसिस ऑक्यूपाई करी है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद, यानी कि ये एक्ट आने के बाद, मान लो 2021 में एक्ट आया, उसके बाद लैंडलॉर्ड ने वो जो है प्रेमाइसिस एक्वायर करी है। कैसे एक्वायर करी है? खरीद कर, ज़मीन को खरीदा है। अब वो पहले जो है आपके टेनेंट के ऑक्यूपेशन में थी वो लैंड, अब आपने उसको ख़रीदा है। तो आपके लिए जब ये एक्ट, जब आप रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए सू करेंगे, तो आपको या तो देखो भैया पहले 1 ईयर इलेप्स करना पड़ेगा, 1 साल बाद ही आप सू कर पाएंगे, या 1 साल बाद ही आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए। या दूसरे केस में अगर आपने कोई टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया है, तो उस टेनेंसी एग्रीमेंट जब आपने एग्जीक्यूट किया है उस डेट से आप जो है रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए एग्री टर्म्स पे आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ गई है विच एवर इज़ अर्लियर, या तो आप 1 साल में, या जो टेनेंसी एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया है उस हिसाब से, जो भी पहले आएगा उस हिसाब से आप रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए आप जो है फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अब ये है सेकंड प्रोविजो, ये कहता है कि जैसे ही मान लो टेनेंट, वो लैंडलॉर्ड ने आपका जो है एक्वायर कर लिए प्रोमाइसिस, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग प्रोविजो के हिसाब से, जैसा प्रीसीडिंग प्रोविजो दे रखा है, तो लैंडलॉर्ड ये चीज़ आपका टेनेंट को बताएगा कि मैंने जो है ये चीज़ एक्वायर कर ली है प्रोमाइसिस, और आप पोजीशन में थे, मान लो टेनेंट आउट ऑफ सिटी है, तो उसको इंटीमेट करना है कि भैया, उसको बताना है कि हमने जो है प्रोमाइसिस को एक्वायर कर लिया है 21 के तहत, ठीक है। और आपको जो है विद इन मंथ, 1 मंथ जैसे आपने एक्वायर किया है उसके 1 महीने के अंतर्गत आपको ये चीज़ इंटीमेट करनी है, ये चीज़ बतानी है आपको। अब ग्राउंड ऑफ एविक्शन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो 21 क्लॉज 2 में ग्राउंड्स बताए हैं, जिसमें आप रेंट अथॉरिटी पर एप्लीकेशन फाइल करके लैंडलॉर्ड ऑर्डर ऑफ एविक्शन और रिकवरी ऑफ पोजीशन का ऑर्डर बनवा सकता है रेंट अथॉरिटी से। ठीक, तो उसमें कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं? या तो एक ग्राउंड पर, या एक से अधिक ग्राउंड भी हो सकते हैं। तो पहला ग्राउंड क्या है कि मान लो टेनेंट रेंट पे नहीं करता है। दूसरा ग्राउंड है जो भी एरियर्स ऑफ रेंट है, जो भी बचा हुआ रेंट है या जो भी चार्जेस है, वो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए पे नहीं करते हो। उसके साथ साथ जो डिले में आपने किया है, रेंट को डिले किया है एरियर्स को पे करने में, वो जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी पे नहीं करते हो। 2 मंथ तो आपने पे ही नहीं किया, लेकिन आप जो है नोटिस देने के बावजूद 1 महीने में पे नहीं करते हो, तब आपको एविक्शन के लिए आप लायबल हो जाएंगे। और ये जो 2 महीने का है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ, ये आर्म्ड फोर्सेस मेंबर या जो सिपाही होते हैं, या जो भी एनिमी कंट्री के द्वारा मारे गए जो भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते हैं, तो उनके लिए ये 1 वर्ष का जो है टाइम दे रखा है।
ये 1 वर्ष के अंतर्गत क्या कहते हैं वो लोग जो है आपका कर सकते हैं। 1 वर्ष का उनके लिए जो है कॉन्जिक्यूटिव मंथ का जो जैसे 2 मंथ दे रखा है वो उनके केस में 1 वर्ष तक कॉम्पीट होगा। थर्ड आपका है कि आप मान लो टेनेंट हो, आप पोजीशन को पार्टेड भी कर रहे हो, आप अलग हो रहे हो उससे, या तो पूरे पार्ट से या पोजीशन पूरी पोजीशन से या आपका जो है पार्ट पोजीशन से, और वो बिना किसी कंसेंट के लैंडलॉर्ड के आप अलग हो रहे हो, तो उस केस में आप एविक्शन के लिए कर सकते हैं। फर्म के केस में रिटन कंसेंट की ज़रूरत होती नहीं है, तो उस केस में इन्होंने प्रोविजन दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेनेंट ने जो है भैया मिसयूज़ किया है प्रोमाइसिस का। प्रोमाइसिस का मिसयूज़ इन द सेंस होता है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, उसमें एडिशनल स्पेस पे आपका हक नहीं है, आप उसको इंक्रोचमेंट करते हो, आप जो है दखल अंदाजी देते हो उस चीज़ में, या फिर आपके लिए पर्पज़ है प्रेमाइसिस का कि आप रहने के लिए हो, लेकिन आप उसमें दुकान खोल के बैठ गए हो, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जो है पब्लिक न्यूसेंस डीजे वीजे बजाते हो रोज़, तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, या फिर डैमेज क्रिएट करते हो प्रॉपर्टी पे, कोई भी डैमेज करते हो, ठीक है, या जो भी लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल हो उसके विरुद्ध हो, या फिर जो भी अनैतिक हो, या जो भी इलीगल पर्पज़ अवैधानिक उद्देश्य के लिए आप अगर यूज़ करते हो, तो आप एविक्शन के लिए आपको फाइल किया जा सकता है रेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका, अगर ये ज़रूरत है कि लैंडलॉर्ड कैरी आउट कराना है कोई भी रिपेयर या कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी रीबिल्डिंग या कोई भी एडिशन या अल्टरेशन या डिमोलिशन कराना है प्रेमाइसिस के रिस्पेक्ट में या किसी भी पार्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका बिना खाली किए पॉसिबल नहीं है, कि आप जब तक आप खाली नहीं करेंगे वो हो नहीं पाएगा, तो आपके इविक्शन के लिए वो फाइल करा सकते हैं। लेकिन आप जब इविक्शन के लिए खाली कर रहे हो, मतलब खाली कर रहे हो कि वो जो है रीबिल्डिंग या रिकंस्ट्रक्शन हो पाए, तो आपके लिए ये ज़रूर होगा, एक ऑप्शन रखा जाएगा कि आपको जो है बाद में जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपको अलाउ कर दिया जाए रीऑक्यूपाई करने के लिए। इसमें एक प्रोविजन और दे रखा है कि किस किस केसों में आप रीऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो, तो वो 2 केस हैं। जब आपने जो है टेनेंसी एग्रीमेंट म्यूचुअली सबमिट कर दिया रेंट अथॉरिटी को कि हम जो है इविक्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअली एग्रीड हो गए हो, तब उस केस में भैया आप रीऑक्यूपाई नहीं कर सकते। दूसरे केस में आप जो है जब टेनेंट जो है इविक्ट हो गया है रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर पे, तब आप जो है रीऑक्यूपाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ग्राउंड ऑफ इविक्शन है आपका कि आपका जो भी रिपेयर या कंस्ट्रक्शन या रीबिल्डिंग एडिशन हुआ है, उससे जो प्रोमाइसिस का नेचर था वो चेंज हो गया है। मान लीजिए प्रोमाइसिस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए थी, आपने जो रिकंस्ट्रक्शन किया है उसमें मतलब फैक्ट्री के लिए आपने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, या रीबिल्डिंग जो बनाई है वो फैक्ट्री के उद्देश्य से बनाई है, तो उसमें भैया रहने के लिए तो कुछ रहा नहीं ना। अब फैक्ट्री का काम होगा तो आप कैसे रह पाओगे उस न्यूसेंस में। तो उसी केस में मतलब नेचर ऑफ जो आपका था वो बदल गया है प्रेमाइसिस का, तो उस केस में आप इविक्शन के लिए आप फाइल करवा सकते हो। लास्ट है आप वो नेक्स्ट है आपका कि टेनेंट ने भैया आपको मतलब टेनेंट ने रिटन नोटिस दिया है कि मैं जो है वैकेंट करना चाहता हूँ। अब टेनेंट के रिटन नोटिस पे, आपने वैकेंट के रिटन नोटिस पे आप जो है लैंडलॉर्ड हो, आप जो है ज़मीन को बेचना चाह रहे हो, तो आपने जो है किसी से टर्म्स एंड कंडीशन में आपने किसी से एग्री कर लिया कि आप बेचना चाह रहे हो, और उस बेचने के रिगार्डिंग आपके कुछ कॉस्ट इनकर हुए हैं, कुछ भी आपका जो है उसके रिगार्डिंग आपने जो है भैया कोई भी स्टेप लिया है, ठीक है, तो आपका कोई भी इंटरेस्ट उससे सीरियसली सफ़र हुआ है, गंभीर रूप से भैया आप पीड़ित हुए हो उस चीज़ से, तो आपका टेनेंट ये नहीं कह सकता अब मैं वैकेट नहीं करना चाहता। वो आपका लॉफुली एस्टॉपल्स लग जाएगा उस पर, और आप उसमें इविक्शन के लिए सू कर सकते हैं या एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी के सामने, ठीक है। इसमें सू का तो ऑप्शन नहीं है, रेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन दायर होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जब टेनेंट आपका जो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज करता है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज मतलब कोई भी ऐसा बुनियादी चेंज करता है जिससे क्या होता है कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है प्रेमाइसिस का वो बिना किसी रिटन कंसेंट के करते हो आप, तो आप भैया बाहर निकल जाइए आप, ठीक है। या कोई भी चीज़ आप जो है सबलेट करते हो सेक्शन 7 के अकॉर्डेंस में नहीं करते हो, ठीक है, या किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, असाइन कर देते हो राइट, ठीक है, तो आप जो है उस केस में या तो पूरे पार्ट के लिए या कुछ पार्ट के लिए, तो आप जो है भैया क्या कहते हो इविक्ट किए जा सकते हो, ठीक है। जहाँ टेनेंसी आपकी डिटरमिन की जाती है बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम निकल गया है, टेनेंसी एग्रीमेंट का टाइम ख़त्म हो गया है, तो उस केस में भी आपका जो है
ये टेनेंट जो है एविक्ट हो सकता है। नेक्स्ट केस है आपका, मान लो जो टेनेंट है उसने प्रेमाइसेस जो है अलाउ कर दी है कि वो किसी दूसरे पर्सन जो कि मेंबर ऑफ फैमिली के नहीं है, मान लो मैं टेनेंट हूँ किसी जगह, मैंने मतलब मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, मैंने किसी और व्यक्ति से कह दिया कि अब आप रहने लगो, मैं चला गया, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, आप एविक्शन के लिए लायबल हो गए। अब इसमें फैमिली मेंबर्स की कैटेगरी दे रखी है, तो वो समझ लीजिए क्या क्या है। आपका कोई भी स्पाउस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी मेल लीनियल डिसेंडेंट है, कोई भी बच्चा है, कोई भी नाती पोता है, ठीक है, या आपके पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं, या कोई भी आपकी अनमैरिड विडोड है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, या आप डाइवोर्स्ड हैं, या जुडिशली सेपरेटेड डॉटर है आपकी, या डॉटर ऑफ मेल डिसेंडेंट है, आपके बच्चे की जो है डॉटर है, या आपकी विडोड डॉटर इन लॉ आपकी जो है बहू है, पुत्र वधू, तो उस केस में वो भैया रह सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नेक्स्ट है आपका, टेनेंट ने जो है बुनियादी जो है इफ़ेक्ट मतलब ऐसा रिमूव कर दिया है कि उसका जो बेसिक जो सब्सटेंशियल जो नेचर था वो प्रोमाइसिस का वो सब्सटेंशियल नेचर ही चेंज हो रहा है, दैन इन सच केस टेनेंट विल बी एविक्टेड, या टेनेंट के खिलाफ हम जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी में। और प्रोमाइसिस जो है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जिस्टिंग फॉर्म में जो है लैंडलॉर्ड के द्वारा रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और जो आपका जो है डिमोलिशन करवा के या न्यू कंस्ट्रक्शन करा के लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो खुद रहे उस पर आके, तो जब लैंडलॉर्ड चाह ही रहा है कि भैया मैं इसको रिक्वायर करना चाह रहा हूँ, मैं रहना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो आपका एविक्शन के लिए आप फाइल कर सकते हो। ठीक, ये आपका दे रखा है एम तक, ये ग्राउंड है आपके एविक्शन के जो 21 क्लॉज 2 में दे रखे हैं। उसके बाद फर्दर ग्राउंड्स देखते हैं आपके 21 क्लॉज 3 में आपका दे रखा है कि इविक्शन का ऑर्डर जो रेंट के केस में, जैसे आपने रेंट पे नहीं किया तो आप इविक्शन के लिए लायबल होते हो, तो आप मान लो 2 मंथ आपने नहीं किया कॉन्जिक्यूटिवली, उसके बाद 1 महीने का नोटिस आया, आपने उस बीच में रेंट पेमेंट कर दिया, जब आपने उस बीच में रेंट पेमेंट कर दिया या जो भी पेबल चार्जेस हैं वो पे कर दिए, तब आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। 21 क्लॉज 4 कहता है कि आप जो है जैसे ही आपको जो है रिलीफ ग्रांट हो गई 21 क्लॉज 3 के हिसाब से कि आपको अब इविक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया है, तो अब 1 साल तक आप जो है सिमिलर मैटर को जो है आप नहीं बार बार जो है उसके लिए क्या ले सकते हो, रिलीफ नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको दोबारा रिलीफ नहीं दी जाएगी क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप फिर से 2 महीने के लिए नहीं पे करोगे, तो ये इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि जो हैबिचुअल नेचर है आपका वो आप दोबारा ना अपनाएं कि आपको तो भैया 2 महीने के बाद तीसरे महीने आप पे कर दोगे, तो इससे कॉस्ट तो उसको हो रहा है ना, दिक्कत तो उसको हो रही है लैंडलॉर्ड को, तो ये इसलिए मना किया गया है कि आपको एक बार रिलीफ ग्रांट कर दिया रेंट अथॉरिटी ने, तो आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, आपको दोबारा रिलीफ नहीं मिलेगी, आपको सीधे इविक्ट कर दिया जाएगा। 21 क्लॉज 5 कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग इविक्शन की, ठीक, वो 21 क्लॉज 2 ई में आपका वो है, मान लो 21 क्लॉज 2 ई क्या है आपका, वो इससे रिलेटेड है आपका कि जब भी नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस के लिए आप कराते हो कोई भी डिमोलिशन वगैरह, तो उससे रिलेटेड है। तो रेंट अथॉरिटी मान लो उसको ज़रूरत लगती है, मान लो लैंडलॉर्ड कहता है कि भैया बस पार्ट ऑफ प्रोमाइसिस का मुझे रिकंस्ट्रक्शन कराना है या बिल्डिंग करानी है, बाकी प्रोमाइसिस में ये रह सकते हैं। जब आप ऐसे एग्री करते हो तो रेंट अथॉरिटी अलाउ कर सकती है आपको कि भैया उस पार्ट के लिए आप इविक्ट हो जाओ, बाकी पार्ट में आप रह लो। तो ये आपका 21 क्लॉज 5 कहता है। अब आपका 22 क्या कहता है, 22 आपका जो है ग्राउंड फॉर इविक्शंस को बताता है। ये ले डाउन करता है कि जैसे मान लो डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड हो गई है, अब लैंडलॉर्ड के एयर हैं, वो ज़रूरत है उनको ज़मीन पे, मतलब जिस जो प्रोमाइसिस लेट आउट की गई है उन्हें ज़रूरत है कि वो वहाँ आके रहना चाहते हैं, तो उस केस में भैया इंक्वायरी होगी, वो देखेगी रेंट अथॉरिटी कि हाँ वाकई में इनको ज़रूरत है, तो रेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होने के बाद, ठीक है, कि उनको आपका जो है रिकवरी ऑफ पोजीशन या एविक्शन के लिए भैया जो है वो मतलब उनको बाकी में ज़रूरत है ज़मीन की, तो रेंट अथॉरिटी आफ्टर इंक्वायरी सेटिस्फाई होने के बाद कि रिक्वायरमेंट वाकई में है, तो उसको वैकेंट करा सकती है पोजीशन को और वो उनको दे सकती है, हैंड ओवर कर सकती है लीगल हायर्स को, ठीक है। ये आपका 22 में बताया गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच रेंट इज इनहेंस्ड इफ द टेनेंट रिफ्यूजेस टू वैकेट इन अकॉर्डेंस विद टेनेंसी एग्रीमेंट।
तो ये है आपका कि कितना रेंट आपका इनहेंस किया जाएगा अगर टेनेंट आपका मना करता है कि वो जो है टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में वैकेट नहीं करना चाहता। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर टेनेंट फेल करता है प्रमाइसिस को वैकेट करने के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, ठीक है, तो जो टेनेंसी आपका जो भी एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी है या जो भी टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी है बाय ऑर्डर या नोटिस है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट की है, तो जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को क्या करेगा, ट्वाइस द मंथली रेंट ऑफ फर्स्ट 2 मंथ आप पे करोगे, कि जो पहले 2 महीने का जो भी रेंट होता था दोगुना रेंट आप वो पे कर दोगे, या 4 times द मंथली रेंट देयर आफ्टर टिल टेनेंट कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई द सेड प्रोमाइसेस। तो आप या तो 4 टाइम कर दोगे मंथली रेंट का पे, ठीक है, तो जो भी आपको ज़रूरत लगे तो आप वो पे कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वैकेंट लैंड एज प्रोवाइडेड अंडर द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रोमाइसिस टेनेंसी एक्ट 2021। तो आपका सेक्शन 27 आपका प्रोवाइड कराता है स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग वैकेंट लैंड। ये कहता है कि मान लो सेक्शन 21 और 22 के तहत आपने, ठीक है, कोई भी प्रोमाइसिस आपकी लेट आउट करी है, ठीक है, और उसमें जो है वैकेंट लैंड भी है, यानी कि कुछ ज़मीन खाली रह गई है और लैंडलॉर्ड चाहता है कि उस वैकेंट ज़मीन पर भैया जो वो काम कराना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड या तो खुद देखो एग्री कर लिया तो कोई बात नहीं, तो सीधे दे दी जाएगी एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर आपने एग्री नहीं किया है तो लैंडलॉर्ड खुद या उसके जो एयर्स हैं उसकी मौत के बाद वो रेंट अथॉरिटी में जाएंगे कि वैकेंट लैंड पर आप जो है काम कराना चाहते हो, जो ज़मीन खाली रह गई है, तो रेंट अथॉरिटी देखेगी, सेटिस्फाई होगी, संतुष्ट होगी कि हाँ वैकेंट लैंड पे जो है आप कराना चाहते हो, तो उस वैकेंट लैंड पे आपको जो है वो कह देगी कि बिना किसी अनड्यू हार्डशिप क्रिएट किए गए, टेनेंट जो किराएदार है उसको बिना किसी अनड्यू हार्डशिप क्रिएट किए गए आप उस वैकेंट लैंड को दे सकते हो। और उस वैकेंट लैंड को देते हुए आप क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि उस जो रेंट प्रमाइसिस है, ठीक है, उसको सवेयर कर दिया जाए जो वैकेंट लैंड से, ठीक है, जो भी वैकेंट लैंड है उसको अलग कर दिया जाए, ठीक, आफ्टर इंक्वायरी करोगे ये चीज़ सेटिस्फाई होने के बाद, ठीक है, और लैंडलॉर्ड को उस वैकेंट लैंड के पोजीशन में दे दोगे आप कि भैया आप लो ये आप पोजीशन ले लो और आप जो काम कराना चाहते हो वो काम करा लो, ठीक। जो भी रेंट आपका पेबल था टेनेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द प्रोमाइसिस में बस वो ही पे किया जाएगा, वैकेंट लैंड का नहीं किया जाएगा। और जो भी आपको उस स्थिति में रेंट अथॉरिटी को लगता है उचित ऑर्डर, वो उचित ऑर्डर बना सकती है एज एन अथॉरिटी, ठीक है, दे हैव ऑलवेज एन ओपन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होती है वीडियो, धन्यवाद।